क्लास इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो अब बारी आ चुकी है चैप्टर 6 स्टार्ट करने की। तुम्हें याद होगा मैंने चैप्टर 2 के अंदर आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। मुझे बताओ, अगर तुम किसी भी तरह का काम करते हो और उस काम को करने से पहले तुम थोड़ी सी क्या कर लो, प्लानिंग कर लो, तो वो काम अच्छे से हो जाता है ना। लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं, प्लानिंग करने के बाद भी गलती कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं है ना। तो जब हम देश को चलाने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर बेरोजगारी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर गरीबी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर हर एक अच्छी चीज की बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजों को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले से क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे बताओ, तुम अपने देश की स्थिति को सुधारना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? देखो, बिगाड़ने की तो बात ही नहीं है, बिगाड़ने का काम तो अपने आप हो जाता है और भारत में तो बहुत हो जाता है। तुम सुधारो कम से कम। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तुम कुछ नीतियों को बनाने की कोशिश करते हो, कुछ पॉलिसी बनाई जाती है, हम नहीं बनाते हैं, मतलब सरकार बनाती है। तो सरकार ने कुछ नीतियां बनाई देश की स्थिति को सुधारने के लिए। तो ये स्थिति होती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक का मतलब होता है जो आर्थिक रूप से हो, पैसे से संबंधित, लोगों को क्या मिले, रोजगार, क्या आएगा, पैसा आएगा, वस्तुओं की कीमतें कम होती रहें, ज्यादा महंगाई ना होए, वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे कम रहें या नियमित रहे, ताकि लोगों का पैसा लोगों के पास रहे, ज्यादा खर्च ना हो। सरकार को किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। ये सारी बातें मैंने तुम्हें चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा दी थी और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि चैप्टर 2 के अंदर हम 1950 से लेकर 1990 तक की आर्थिक नीति पढ़ते हैं। ये बात मैंने बताई थी ना। चैप्टर 2 के अंदर हमने 1950 से लेकर 1990 तक का नियोजन पढ़ा। अब 1990 से आगे का मतलब 1991 से आगे का अब तक का वो सारा नियोजन हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में। तो देखो, एक बार आर्थिक नीति पहले इस्तेमाल करी थी और एक बार आर्थिक नीति अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये नई वाली है इसलिए इसको इस नाम से और जाना जाता है, नई आर्थिक नीति। किस नाम से जाना जाता है भाई, बोलो? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति की खासियत है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 1991 के बाद के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, और अब तक का समय 2015, 16, 18, 20 जो भी है, ठीक है, 1991 से लेकर अब तक, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। एलपीजी, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, सुना होगा एसएसटी के अंदर। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, देखो लिबरलाइजेशन मैं तुम्हें इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से समझा रहा हूं, क्योंकि हिंदी में तो ये बोलते हैं उदारीकरण। अभी मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति क्या अपना हुनर दिखा पाएगा अगर हम उसको थोड़ा सा आजादी ना दें? अगर हम उसे किसी भी तरह की आजादी ही नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोलने का हक नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोलने का हक नहीं दे रहे हैं, कुछ भी करने का हक नहीं दे रहे हैं, कोई भी राइट नहीं दे रहे, किसी भी तरह का अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो अपना हुनर दिखा पाएगा? हमें नहीं दिखा पाएगा। वो कहेगा सब कुछ तो मुझे मना कर दिया, मैं क्या करके दिखाऊंगा ना। यानी कि देश के अंदर जब तक तुम लोगों को थोड़ा बहुत उदारीकरण नहीं दोगे, जब तक तुम थोड़ा बहुत लोगों को क्या नहीं करोगे, लिबरलाइज नहीं करोगे, तब तक एक देश का कल्याण होना वर्जित है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। अगर मैं तुमसे कहूं एक देश के अंदर जितने भी उद्योग है, उद्योग समझ में आते हैं ना भाई, इंडस्ट्री, कारखाने, फैक्ट्री, कंपनीज, उद्योग मैंने पढ़ा दिए हैं, उद्योगीकरण मैंने पढ़ा दिया है। एक देश के अंदर जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो जूता बनाने का कारखाना हो, चाहे वो कंप्यूटर्स बनाने का कारखाना हो, चाहे वो कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो,
अगर मैं बोलता हूं कि एक देश के अंदर जितने भी उद्योग हैं सब पर सरकार का अधिकार है, सब पर। क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितने रेट डिसाइड किए जाएंगे, कीमत क्या होगी, किन लोगों के लिए बनाना है, ये सारा डिसीजन कौन लेती है? सरकार। तो क्या ये बात सही होगी कि पूरे देश के अंदर सब चीजों पर अधिकार किसका है? सरकार का। क्या ये बात बिल्कुल भी सही होगी? क्या निजी लोगों का कुछ नहीं है? क्या सारे फैसले क्या सरकार के हिसाब से किए जाएंगे? नहीं, गलत लग रही है ना? तो जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत अपने देश के अंदर क्या लेकर आए? उदारीकरण लेकर आए। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार के अधिकारों को कम करना और निजी लोगों के अधिकारों को बढ़ाना। ध्यान से सुनो, सरकार के अधिकारों को कम करना और निजी लोगों के अधिकारों को बढ़ाना। अभी मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं। लिबरलाइजेशन मतलब आजादी। अब बात करते हैं पी की। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और इसका मतलब होता है निजीकरण। ये तो भाई नाम से ही पता चल रहा है, निजीकरण। सरकार को कम और निजी लोगों को ज्यादा अधिकार देना, है ना। ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, मुझे बताओ, हम बेशक काफी विकसित हो गए, हम बहुत डेवलप हो गए। अगर तुम कंपैरिजन करोगे ना, जब हम आजाद हुए थे 1947, जब से लेकर अब तक का कंपैरिजन करोगे तो हम बहुत ही ज्यादा विकसित हो गए, ये बात तुम भी मानते हो। लेकिन क्या हम इतने विकसित हो गए जितना अमेरिका हुआ है? नहीं हुए, ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। हम विकसित हुए हैं लेकिन उतने नहीं जितने की कौन हो चुका है? अमेरिका, जितना चाइना, जितना रशिया, हम इतने नहीं हुए। ठीक है, तो क्या उनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी सेम है या फर्क है? फर्क है ना। हमारी टेक्नोलॉजी उतनी खास, उतनी स्पेशल, उतनी एडवांस नहीं है जितनी किन की है? इन कंट्रीज की है। तो मुझे बताओ, अगर इन कंट्री में बनने वाला प्रोडक्ट, अमेरिका में बनने वाला प्रोडक्ट, चाइना में बनने वाला प्रोडक्ट अगर हम अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब आयात, हम इस तरह के प्रोडक्ट को दूसरे देशों से आयात करना शुरू कर दे, तो बताओ उस देश की टेक्नोलॉजी का फायदा हमें भी मिलने लगेगा। क्यों? बना वो रहा है, यूज हम भी कर रहे हैं। बना चाइना रहा है, यूज हम भी कर रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। मतलब हम दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात करना शुरू कर देंगे। हम दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट करना, दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब क्या होगा? वैश्वीकरण। जब एलपीजी पॉलिसी आई थी उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब पर सरकार का अधिकार हुआ करता था। निजी उद्योग बहुत ही कम होते थे और सबको अनुमति नहीं थी दूसरे देशों से खरीदने की। लेकिन जब एलपीजी पॉलिसी आई, सबको ये अधिकार दे दिए गए। तो अच्छी बात है ना। देश का कल्याण तो तभी होगा जब तुम उस देश के अंदर क्या लेकर आओगे? एलपीजी पॉलिसी। तो अभी तक मैंने चैप्टर का नाम नहीं बताया और मैंने इतनी सारी बातें बता दी है ना। तो चैप्टर 6 डालना भाई, ये 2 तो पहले लिख दिया था, लिखो चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम है 1991 से आर्थिक सुधार। 1991 से आर्थिक सुधार, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, ये भी कहते हैं नई आर्थिक नीति। बताओ, अगर ये वाली नीति नई है तो पुरानी कौन सी वाली थी? वो जो मैंने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा दी थी। 1950 से लेकर 1990 तक की जो नीति हम पढ़कर आए हैं चैप्टर 2 के अंदर, वो नीति तो थी पुरानी और ये वाली नीति है नई। क्योंकि ये 1991 से लेकर अब तक चलने वाली पॉलिसी है जिसमें हम 3 चीजों की बातें करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन पहले क्वेश्चन ये है कि यार 1991 के हम आर्थिक सुधार पढ़ रहे हैं, सुधार तो समझते हो तुम, ऐसी बात नहीं है। कहते नहीं है कि राइटिंग गंदी आ रही है तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है? उसके अंदर सुधार। ठीक है, तुम शैतानी करते रहते हो, तुम्हें अपने अंदर क्या करने की जरूरत है? सुधार। तो सुधार तो तुम समझते हो।
लेकिन जो ये शब्द लग जाता है ना आर्थिक तो मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। सुधार कहने का मतलब ये कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, देश के अंदर सभी लोगों के पास करने के लिए रोजगार नहीं है, उस रोजगार के अवसर को प्रदान करना, देश के अंदर अस्पतालों की स्थिति इतनी बुरी होती जा रही है उस स्थिति को सुधारना, लोगों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, क्वालिटी ऑफ स्टेटस, है ना। तो हम जब इस तरह के सुधार की बात करते हैं तो बात होती है आर्थिक सुधार। कहते नहीं है यार ये बंदा आर्थिक रूप से विकसित नहीं है, जैसे कि अगर हम भूटान की बात करें तो मैं मालूम है भूटान की नेपाल की स्थिति हम लोगों से भी बस से ज्यादा बदतर है, तो उनमें आर्थिक सुधार होने ज्यादा जरूरी है हमारे मुकाबले। क्या अमेरिका को आर्थिक सुधार की जरूरत है? बिल्कुल, ध्यान रखना कोई सी भी एडवांस्ड कंट्री कितनी भी एडवांस क्यों ना हो वो भी लगातार अपने अंदर क्या करता रहता है? सुधार कर। भाई इंप्रूवमेंट कौन नहीं करना चाहता? मैं मानता हूं अमेरिका एक डेवलप्ड एडवांस्ड कंट्री है, तो क्या वो और आगे नहीं बढ़ना चाहता? वो भी बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले हमें ज्यादा जरूरत है आर्थिक सुधार की। तो हम अपने आर्थिक सुधारों को तभी कर सकते हैं जब हम अपनी ऐसी नीति बनाएंगे जिससे हमारे देश का कल्याण हो, ठीक है। मुझे बताओ अगर हम एक देश के अंदर आर्थिक सुधार करते जा रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए अब क्या दी जाने लगी है? शिक्षा। भाई मैं खूब देता हूं बच्चों को। लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या खोले जा रहे हैं? हॉस्पिटल। लोगों के पास काम करने के लिए क्या दिलवाया जा रहा है? रोजगार दिलवाया जा रहा है। बताओ इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? आज के समय में कोई बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लगभग देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जो शिक्षित हो जाती है और आधे से ज्यादा लोगों को पढ़ाई की वैल्यू समझ में आने लगी है। तो बताओ एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा कुशल होता है ना? एक पढ़ा लिखा इंसान मेरी तरह, तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह ज्यादा कुशल माना जाता है, मतलब ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। वो किसी काम को ज्यादा अच्छे ढंग से करेगा बजाय उसके अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसा हो, पढ़ा लिखा ना हो, मतलब, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो ज्यादा कुशल है, और अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसमें कुशलता नाम की चीज ही नहीं है। तो आज के समय में इतने ज्यादा आर्थिक सुधार हो रहे हैं तो पूरे देश के अंदर क्या फैलती जा रही है? कुशलता। हर व्यक्ति कैसा होता जा रहा है? लगातार कुशल होता जा रहा है। आज हम कृषि भी करते हैं ना, तो कृषि को करने के भी अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं, है ना। केमिकल्स आ रहे हैं भाई, फर्टिलाइजर आ रहे हैं, मशीनें बनाई जा रही हैं। अगर हम किसी भी तरह की वस्तु खरीदते हैं तो मुझे बताओ बाजार में आज जो हमें कपड़े देखने को मिलते हैं, क्या ये कपड़े बिल्कुल वैसे ही पुराने ढंग के होते हैं जैसे पहले चलते थे? नहीं, अब ये कपड़े ज्यादा स्टाइलिश है। मोबाइल फोन ले लो, आज के समय में मोबाइल फोन कितना कुछ कर जाता है ना, कितनी सारी कैपेसिटी एक छोटे से फोन के अंदर। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है क्योंकि पूरे देश के अंदर क्या हो रहे हैं? लगातार आर्थिक सुधार हो रहे हैं। तो आर्थिक सुधार कहने का मतलब जब हम अपने देश को कुशल बनाना चाहते हैं, जब हम अपने देश के लोगों को कुशल बनाना चाहते हैं, जब हम अपने देश की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। मुझे बताओ अगर तुम्हारे किसी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, माना कोई एक टेस्ट लिया, तुम्हारे पहले टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए, मैं बोलूंगा अपने अंदर क्या करो? सुधार करो। तुम उसे घर पर और अच्छे से पढ़कर आओगे। तुमने खूब अच्छे से पढ़ा, लिखकर प्रैक्टिस करी, जो डाउट हुआ वो मुझसे पूछा, फिर घर पर पढ़ा, फिर तीसरा टेस्ट लिया। अब तीसरे टेस्ट में तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आएंगे ना। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अंदर सुधार करा, और सुधार करने की वजह से तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होने लगी? कुशलता। अब तुम उस काम को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से कर पा रहे हो। अब तुम क्या बन चुके हो? एफिशिएंट बन चुके हो। हर एक व्यक्ति अपने अंदर सुधार कर करके क्या बन जाता है? कुशल बन जाता है, और वो धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है? माहिर हो जाता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया होगा तो मैं कम कुशल था, फिर दूसरे साल पढ़ाया और कुशल हो गया। आज के समय में मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हो गया हूं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर लगातार प्रैक्टिस करता गया, सुधार करता गया। तो सबसे पहले तो इसी का मतलब मैं लिखवाऊंगा आर्थिक सुधार। तो मुझे बताओ आर्थिक सुधार से एक देश की स्थिति में कुशलता उत्पन्न होती है या नहीं होती है? बोलो।
अगर एक देश में आर्थिक सुधार होता है तो उससे वो देश कुशल बनता है या नहीं बनता है? बोलो हाँ या ना। बनता है ना? लिखो फिर, बनता है तो लिखो। इसमें उन नीतियों को शामिल किया जाता है, इसमें उन नीतियों को शामिल किया जाता है, इसमें उन नीतियों को शामिल किया जाता है जो देश की आर्थिक कुशलता में, जो देश की आर्थिक कुशलता में, आर्थिक कुशलता में सहायता करती है, आर्थिक कुशलता में सहायता करती है, आर्थिक कुशलता में सहायता करती है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं आर्थिक सुधार का तो मैं मतलब समझ में आ गया है, आर्थिक सुधार से कुशलता बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों कर रहे हैं आर्थिक सुधार, आखिर क्या जरूरत है? मुझे बताओ। सुधार करने की तो जरूरत है ना, हर किसी को अपने अंदर, अपने देश के अंदर क्या करने की जरूरत है? आर्थिक सुधार। ये बात तो तुम्हें मालूम है। क्यों भाई? जब ये तुम्हें मालूम है आर्थिक सुधार करने की जरूरत है तो क्यों? तुम कहोगे कि एक देश की स्थिति अच्छी नहीं होती, उसको सुधारने के लिए जरूरत है। बहुत ही अच्छा, लेकिन अब इसको ना प्रॉपर हेडिंग वाइज लिखेंगे, क्योंकि पेपर में आ चुका है कई बार कि अगर एक देश में आर्थिक सुधार होते हैं तो आर्थिक सुधार का महत्व तो बताइए, आखिर क्या जरूरत है, आर्थिक सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ती है? भारत देश के अंदर आर्थिक सुधार का महत्व बताइए। भारत देश के अंदर आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो ये मैंने वो क्वेश्चन बोले हैं जो इस फॉर्म में पेपर में आ चुके हैं। फिलहाल अब इस चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो। हेडिंग यही है, लिखो आर्थिक सुधार की आवश्यकता, है ना? क्यों जरूरत पड़ती है भाई? चॉकलेट खाते हो तो बार बार क्यों खाते हो? अगर देश के अंदर आर्थिक सुधार करते हो तो बार बार करते क्यों? क्या जरूरत है? मुझे बताओ। देखो बोर्ड पे, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, मतलब मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए? 10 रुपए। तुम्हारी मदर ने तुम्हें कितने पे करे भाई? 10 रुपीज, क्योंकि तुम बहुत खर्चा करते हो तो 10 से ज्यादा तो देंगे नहीं। 10 रुपए तुमने ले लिए मम्मी से, ठीक है। तुमने खर्च करे 7 रुपए, कितने रुपए बच गए? 3 रुपए। 10 रुपए में से 7 रुपए तुमने खर्च कर दिए, 3 रुपए बच गए, ठीक है। मुझे बताओ, क्या अभी भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रुपए बचे हुए? बचे हुए हैं ना? बिल्कुल ठीक। ये जो पैसा बचा हुआ होता है ना, इसको हम बोलते हैं अधिक्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरप्लस, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सरप्लस बोलते हैं। मतलब खर्च करने के बाद जो अमाउंट तुम्हारी आय में से बच जाता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? सरप्लस। अब जरा उल्टी सिचुएशन देखो बोर्ड पे, तुमने खर्च करा, बोर्ड पे देखो, तुमने खर्च करा 15 रुपए का क्या कर दिया? खर्चा कर दिया भाई। 15 रुपए का क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तुम अमीर इंसान हो भाई, कर दिया, मैं तो नहीं कर पाता इतना बड़ा अमाउंट। 15 रुपए तुमने खर्च कर दिए, लेकिन तुमको ना अपनी मम्मी से सिर्फ कितने रुपए की प्राप्ति हुई? 8 रुपए की। तुमने सोचा कि 15 रुपए मैंने खर्च तो कर दिए, घर पे तो मम्मी दे ही देंगी, क्या दिक्कत है? लेकिन मम्मी ने बाद में तुम्हें क्या दे दिया? धोखा। और सिर्फ कितने रुपए थमाए? 8 रुपए। मुझे बताओ, 15 रुपए तुम ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, घर से कितने मिले हैं? सिर्फ 8 रुपए। तुम्हारा घाटा हो गया ना? कितने रुपए का घाटा हो गया भाई? 7 रुपए का।
क्या 7 रुपए का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तुमने 15 रुपए अपनी जेब से खर्च कर दिए, जबकि तुम्हें प्राप्त कितने हुए बदले में? 8 रुपए प्राप्त हुए। 7 रुपए का ये तुम्हारा खुद का सोचो, खुद का नुकसान हुआ है, फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना, घाटा हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? घाटा। इंग्लिश में इस चीज को बोलते हैं डेफिशिएट। क्या बोलते हैं इस चीज को? डेफिशिएट। अब जरा बोर्ड पे देखो, तुमने खर्च करे थे 15 रुपए और तुम्हें प्राप्त हुए थे 8 रुपए, तो तुम्हारा जो घाटा था वो कितने रुपए का था? 7 रुपए का। 7 रुपए का घाटा था। ध्यान रखो, देखो खर्चा प्राप्ति से ज्यादा है ना, खर्चा है 15 रुपए का, प्राप्त करें हैं सिर्फ 8 रुपए, तो तुम्हारा जो खर्चा है वो प्राप्ति से ज्यादा है, और खर्चे में से प्राप्ति को माइनस करके तुमने क्या निकाल लिया? घाटा निकाल लिया। ध्यान रखना, इसी तरह से सरकार भी अपने पूरे देश पर क्या करती है? खर्च करती है। सरकार भी तो करती है। तुम कहोगे कैसे भैया? तो मैं बताता हूं। एक देश के अंदर सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, एक देश के अंदर सरकारी स्कूल चलाए जाते हैं, उन लोगों को सैलरी दी जाती है, एक देश के अंदर अस्पताल खोले जाते हैं, लोगों को ट्रेंड किया जाता है, डॉक्टरों को सैलरी दी जाती है, उद्योग खोले जाते हैं, बैंक चलाए जाते हैं, बहुत सारे काम है। सरकार भी क्या करती है? खर्च करती है। तो सरकार की उम्मीद ये भी होती है कि कुछ मुझे मिले। अब तुम बोलोगे सरकार को प्राप्त कैसे होता है? बिल्कुल ठीक। मुझे बताओ, क्या सरकार देश के हर एक नागरिक पर टैक्स नहीं लगाती? सरकार देश के हर एक नागरिक पर टैक्स नहीं लगाती। और सरकार ये जो स्कूल चला रही है, हॉस्पिटल चला रही है, तो कुछ इनकम नहीं आती? कुछ तो आती है। मैं मानता हूं बहुत कम इनकम आती है, लेकिन आती तो है ना। बिजली से बहुत इनकम आती है सरकार को। तो सरकार कुछ ना कुछ प्राप्त भी करती है और सरकार कुछ ना कुछ खर्च भी करती है। लेकिन भारत में होता क्या है? सरकार का खर्चा ज्यादा होता है, प्राप्ति कम होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अभी जरा पॉइंट समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। हमारी सरकार का खर्चा होता है ज्यादा और प्राप्ति होती है कम, तो सरकार को जनरली क्या होता है? घाटा होता है। सरकार का ये घाटा एक शब्द से बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड लग जाता है ना राजकोषीय, राजकोषीय को इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल। बोर्ड पे देखो, राजकोषीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल। जब भी ये राजकोषीय लग जाता है तो इसका संबंध किससे होता है? सरकार से। तो सरकार का ये जो राजकोषीय घाटा होता है ये दुनिया भर का बढ़ता है, और ये 7 रुपए या 8 रुपए का नहीं होता है, करोड़ों अरबों रुपए का होता है ये घाटा। अब मुझे बताओ, सरकार को अगर इतना घाटा हो रहा है तो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को क्या लेना पड़ेगा? इधर देखो, तुम उधर तो समझोगे नहीं, इधर छोटे लेवल पे बड़ा समझोगे। देखो, तुमने 15 रुपए खर्च करे, 8 रुपए तुम्हें मम्मी से मिले, 7 रुपए का भी घाटा है ना। 7 रुपए चुकाने तो पड़ेंगे। दुकानदार बोलेगा क्या 8 रुपए लाइए, 15 रुपए का सामान दिया है मैंने, तो तुमने उसे 8 तो दे दिए, 7 रुपए और दे दिए। 7 रुपए पे करने के लिए, बोर्ड पे देखो, सरकार क्या करती है? अपने घाटे को पूरा करने के लिए क्या लेना शुरू कर देती है? उधार। सरकार क्या लेना शुरू कर देती है? ऋण लेने लगती है ना। बताओ, घाटे को पूरा करने के लिए क्या लेती है? मान लो घर पे तुम्हारे पापा हैं, अपना खर्चा पूरा करने के लिए क्या लेते हैं भाई? उधारी तो लेते हैं, और उधार के यूं ही मिल जाता है। उधार के बदले में तुम्हें क्या देना पड़ता है? सरकार को या बैंक को ब्याज देना पड़ता है। उसी तरह से सरकार को भी ब्याज देनी पड़ती है। और ध्यान रखना, लगातार अगर तुम उधार ले चले जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर क्या बढ़ता जाएगा? दुनिया भर का ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। और ये ब्याज इतना ज्यादा हो जाएगा कि सरकार इसके अंदर फंस जाएगी। ध्यान से सुनो, सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या बढ़ जाता है? ब्याज बढ़ जाता है। और ये ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि इस सिचुएशन को बोला जाता है ऋण जाल। मतलब सरकार उधार के जाल में फंसती जा रही है। इसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप। ट्रैप होता है ना, जाल, और डेट का मतलब ऋण के बीच। मतलब सरकार ने इतना उधार ले लिया है, इतना उधार ले लिया है कि सरकार अब उस उधार को चुकाने वाली नहीं है या चुका ही नहीं पाएगी। तो अक्सर भारत में ये सब देखने को मिलता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? अपने देश के अंदर क्या करने की जरूरत है? आर्थिक सुधार।
अगर हमारे देश के अंदर एक दो आर्थिक सुधार हो जाएं, अगर हम अपने सरकार को समय समय पर क्या देते रहेंगे, टैक्स देते रहेंगे, तो बताओ सरकार को क्या उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या सरकार का कभी घाटा होगा? नहीं होगा। लेकिन ये हर किसी को कैसे बताएं कि टैक्स दो टैक्स दो, हर व्यक्ति टैक्स नहीं देता है। तो सबसे पहली दिक्कत ये लिखो कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पड़ती इसलिए क्योंकि सरकार को क्या होता है, घाटा। तो हेडिंग डाल दो राजकोषीय घाटे में वृद्धि। लगातार क्या हो रही है हमारे राजकोषीय घाटे में, वही वृद्धि, और इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है, सुधार। तो अब लिखो इसके आगे, राजकोषीय घाटे में वृद्धि के लिए लिखो। तो राजकोषीय घाटे का मतलब तो तुम्हें पता चल गया है, जब हमारा खर्चा ज्यादा होता है और प्राप्ति कम होती है। तुमने खर्च करे 15 और मम्मी से तुम्हें मिले 8, प्राप्त करे 8 और खर्च करे 15, है ना। खर्चा ज्यादा है और प्राप्ति कम है। तो लिखो राजकोषीय घाटे का अर्थ है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है जब सरकार का कुल खर्च, कुल प्राप्तियों से, जब सरकार का कुल खर्च, राजकोषीय घाटे का अर्थ है जब सरकार का कुल खर्च, कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। जब सरकार का कुल खर्च कुल प्राप्तियों से अधिक होता है ना। कुल खर्च ज्यादा है और कुल प्राप्तियां कम है, कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, लिखो ये। और बताओ जितना खर्चा होता है उतना ही सरकार को क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, है ना। मान लो तुमने 15 रुपए का खर्चा करा था, 8 रुपए तुम्हें मम्मी से मिले, 7 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा। तुम ऋण भी कितना लोगे, 7 रुपए का। तुम 7 रुपए का तुरंत क्या करोगे, उधार करोगे, है ना। तो उतना ही उधार करना पड़ता है जितना क्या हो जाता है, घाटा। तो लिखो यह सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है ऋण। ऋण का मतलब सिंपल भाषा में लिखो तो उधार। यह सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। यह सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है ना। उधार के बराबर, उतना ही सरकार को क्या लेना पड़ता है, उधार। ऋण के बराबर होता है। ठीक है, और मुझे बताओ फ्री में मिल रहा है, नहीं, ब्याज देना पड़ता है। तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम बैंक से उधार लेते हो तो बैंक को तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। बदले में थोड़ा सा क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी में लिखो सरकार को घाटा पूरा करने के लिए, सरकार को घाटा पूरा करने के लिए ब्याज पर, सरकार को घाटा पूरा करने के लिए ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है। ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। और तुम यकीन नहीं करोगे, ये ब्याज बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है, इतना तो खर्चा नहीं था जितना ब्याज हो जाता है। तो लिखो इसी बात पर पड़ता है। लिखो सन 1991 में, अब मैं तुम्हें रियल एग्जांपल बता रहा हूं। सन 1991 में बोर्ड पे लिखा हुआ है, सन 1991 में ब्याज की राशि कुल खर्च का, सन 1991 में ब्याज की राशि कुल खर्च का 36.4% थी। कुल खर्च का
36.4% थी। मतलब 100% खर्चे में से 36% तुम्हें क्या देना पड़ता था? इंटरेस्ट। बताओ, आधा है? कोई आधा तो नहीं है, खैर 50% तो नहीं है, लेकिन देखो अगर ऐसे ही रहा तो 50% भी बन जाएगा, और कभी कभी तो इतना ब्याज हो जाता है कि ऋण से भी ज्यादा ब्याज हो जाता है। ठीक है, सन 1991 में ब्याज की राशि कुल खर्च का 36.4% थी। मतलब इतना तो तुम्हारा टोटल खर्चा नहीं था जितना क्या था? ब्याज था। और ऐसे करते करते क्या क्रिएट हो जाता है? ऋण जाल। मतलब हमारी सरकार किस में फंसती चली जाती है? ऋण से बने हुए जाल में। तो लिखो 36.4% था। इस इस प्रकार सरकार तेजी से इस प्रकार सरकार तेजी से ऋण जाल की तरफ बढ़ रही थी। इस प्रकार सरकार तेजी से ऋण जाल की तरफ बढ़ रही थी। ऋण जाल की तरफ बोलो या ऋण जाल की ओर बोलो, एक ही बात है। ऋण जाल की तरफ बढ़ रही थी। ऋण जाल की तरफ बढ़ रही थी मतलब इतना ज्यादा ब्याज हो गया था कि चुका पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो अब देखते हैं अगला। तुम्हें ये बात सुनकर अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है जो बात मैं बताने वाला हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब एक देश की स्थिति खराब होती है ना, धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जाती है, तो उस देश की स्थिति का उसके पड़ोसी देशों पर भी फर्क पड़ता है ना। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही फ्रैंक एग्जांपल है, तुम लोग पर अप्लाई होता है। अगर तुम ऐसे डेस्क पर बैठे कर पेपर दे रहे हो जिसके आसपास नालायक बच्चे हैं, जिसके आसपास क्या है? नालायक बच्चे हैं, ठीक है, तो बताओ उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट तुम्हारे पेपर पे भी जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूछ पूछ कर तुम्हें दुनिया भर का क्या कर देंगे? परेशान कर देंगे, है ना। अब देखो एक रियल एग्जांपल और। हुआ क्या था उस समय, मैं तुम्हें कुछ ऐसे देशों की बात बताऊंगा। वैसे तो देखो पेट्रोल के लिए इराक बहुत पॉपुलर है। इराक, है ना, इराक जो है पेट्रोल के लिए जाना जाता है, ऑयल प्रोडक्शन कंपनी के लिए जाना जाता है। उस समय क्या हुआ था, जितने भी खाड़ी देश थे, खाड़ी देश मतलब ऐसे देश जो अपने देश के अंदर किस चीज का खान बनाए रखते हैं, किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? पेट्रोल का, तेल का, जो कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो जितने भी खाड़ी देश थे ना, सबों के अंदर जो पेट्रोल थे उसकी कीमत बढ़ गई थी बहुत तेजी से, उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। और बताओ जब किसी देश के अंदर कीमत बढ़ती है, दुनिया भर की कीमत बढ़ती चली जाएगी, तो उनका सारा पैसा तो उसी में चला जाएगा। खाड़ी देशों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया था? संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, और उस लड़ाई का असर हमारे देश पर भी पड़ा था, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लगभग सभी देश इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल तो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल गुड है, तुम्हें मालूम है, इसका इस्तेमाल तो हर देश में होता है। तो जहां जहां पर पेट्रोल का खूब इस्तेमाल होता था, हर जगह परेशानी हुई थी, तो भारत के अंदर भी हुई। और भारत के अंदर क्या क्रिएट हो गया? नंबर 2 डालो, खाड़ी संकट। तो देखो पेपर में कई बार आ चुका है 1 नंबर में कि खाड़ी संकट का क्या मतलब है। तो इराक जो देश है, वैसे तो कई सारे हैं पेट्रोल के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इराक है, इराक के अंदर खाड़ी युद्ध की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से हमें भी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ा? सहन करना पड़ा। उसने हमारी पेमेंट करी ही नहीं। जब वहां के पेट्रोल के रेट बढ़ गए थे, तो उस केस में उसका खूब खर्चा हो रहा था, हर जगह युद्ध हो रहे थे, तो उसने हमें पेमेंट करी नहीं, और हमारे ऊपर क्या आ गया? संकट आ गया। संकट का मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कुछ परेशानी आ गई, संकट का मतलब ये है कि हमारे सरकार की आय धीरे धीरे क्या होने लगी? कम। ठीक है, तो खाड़ी संकट के लिए लिखो, खाड़ी संकट कहने का मतलब खाड़ी युद्ध की वजह से, है ना। छोटा सा पॉइंट है, 2 लाइनों का सारा है, लिखो 1991 के, ये इसी दिन इन्हीं दिनों हुए थे, 1991 में ही हुए थे ये वाले युद्ध। लिखो 1991 में हुए खाड़ी युद्ध ने 1991 में
हुए खाड़ी युद्ध ने, लिख लोगे ना खाड़ी युद्ध, 1991 में हुए खाड़ी युद्ध ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। बोर्ड पे लिखा हुआ है पेट्रोल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। इसके कारण मुझे बताओ, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी इन देशों में, तो इनका पेट्रोल बिकेगा? नहीं बिकेगा। मतलब बिकेगा तो सही, लेकिन क्या उतना ही बिकेगा जितना बिक रहा था? उतना नहीं बिक पाएगा ना। तो खाड़ी देशों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा था, और जब खाड़ी देशों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो हमारा उधार चुका पाएंगे भारत का? नहीं। तो भारत को पैसे देने के लिए मना कर दिया था खाड़ी देशों ने। खाड़ी देशों ने ये बोल दिया था कि हम तो खुद परेशानी में इस समय, तुम्हारा पैसा कैसे दें? तो हमारा देश संकट में आ गया था, जिसको किस नाम से जाना गया? खाड़ी संकट। किनकी वजह से? खाड़ी देशों की वजह से। 1991 में हुए खाड़ी युद्ध ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। इसके कारण भारत देश को भारत देश को खाड़ी देशों से मिलने वाली प्राप्तियों में, भारत देश को खाड़ी देशों से मिलने वाली प्राप्तियों में कमी आई। प्राप्तियों में कमी आई। वो कहां से पेमेंट करते हैं भाई? खाड़ी देश भारत को कहां से पेमेंट करते हैं? उनका तो खुद का नुकसान हो रहा था, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे, प्राप्तियों में कमी आई। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था फॉरेन ट्रेड, है ना, विदेशी व्यापार। तो तुम्हें मालूम है विदेशी व्यापार में मैंने तुम्हें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, विदेशी विनिमय बताई थी ना, विदेशी विनिमय। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई फॉरेन एक्सचेंज। जब हम किसी दूसरे देश से कोई माल खरीदते हैं, तो क्या वो हमारा रुपया एक्सेप्ट करता है? क्या वो हमारी करेंसी एक्सेप्ट करता है? नहीं। लेकिन वो अपनी करेंसी एक्सेप्ट करेगा, या फिर एक पॉपुलर करेंसी है, तुम जानते हो डॉलर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी करेंसी को किस में कन्वर्ट करवा लेते हैं? आरबीआई के पास जाकर। मैंने पहले बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास थोड़ा बहुत क्या रखा हुआ होता है? विदेशी विनिमय रखा हुआ होता है। हम उसको अपनी करेंसी देंगे रुपया, है ना, और वो हमारी करेंसी को किस में कन्वर्ट करके दे देगा? डॉलर में, है ना। लेकिन तभी तो कन्वर्ट करके देगा जब उसके पास ये रिजर्व रखा हुआ होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये रिजर्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, तो क्या उस केस में हम दूसरे देशों से कुछ खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो उस समय क्या था, जब मैं इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूं, तो ये विनिमय धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? खत्म होता जा रहा था। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ी? आर्थिक सुधार। तो तीसरी कंडीशन लिखो अब, तीसरी जरूरत। आखिर क्या जरूरत है हमें आर्थिक सुधार करने की? लिखो तीसरा कारण, क्योंकि विदेशी विनिमय में क्या हो रही थी? लगातार कमी हो रही थी। तो लिखो विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय में, ये लिखो विदेशी विनिमय के भंडार में कमी, है ना। लगातार इसके अंदर क्या होती जा रही थी भाई? कमी होती जा रही थी। हमारा सारा का सारा जो दूसरी करेंसी थी वो खत्म होती जा रही थी। और ध्यान रखना, अगर हमारे पास सारा का सारा डॉलर खत्म हो गया, तो उस केस में हम दूसरे देशों से कुछ भी खरीदने के लिए लायक नहीं बचेंगे। और जबकि तुम जानते हो दूसरे देशों से खरीदना माल को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं बना पाते, है ना, तो वो हम दूसरे देशों से ही खरीद पाते हैं। ठीक है, तो इस रिजर्व को बचाने के लिए कोशिश की गई, और हमने थोड़े बहुत क्या करे उसके लिए? आर्थिक सुधार। तो लिखो 1991 में विदेशी विनिमय इतना कम था, 1991 में 1991 में विदेशी विनिमय
इतना कम था, तुम यकीन नहीं करोगे, इतना कम था, इतना कम था कि हम 10 दिन का भी आयात नहीं कर सकते थे। हम दूसरे देशों से 10 दिन तक भी इंपोर्ट करने लायक नहीं बचे थे। आने वाले समय में खत्म ही होने वाला था, बस निबटने वाला था सारा विनिमय। 1991 में विदेशी विनिमय इतना कम था जिससे 10 दिन का आयात करना भी मुश्किल था, जिससे 10 दिन का आयात करना भी जिससे 10 दिन का आयात करना भी मुश्किल था, मुश्किल था। और पता है, ये तो हद ही हो गई, हमें अपना उधार भी चुकाना था। उस समय हमारे मिनिस्टर थे चंद्रशेखर। 1991 के आसपास की जो टाइम पीरियड था, उस समय चंद्रशेखर सरकार थी। तुम यकीन नहीं करोगे, हमने अपना उधार चुकाने के लिए अपने आरबीआई का सारा गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास क्या कर दिया था, गिरवी रख दिया था। हमारे पास, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी ये 12th क्लास का पार्ट है, आरबीआई के पास दुनिया 200 करोड़ का गोल्ड रखा हुआ होता है हर समय, जरूरत के समय पर। हमें कितना सारा गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था आरबीआई से लेकर, तब जाके तो हमने क्या चुकाया था, अपना उधार चुकाया था। इतनी बुरी हालत थी। तो इसी में लिखो 10 दिन का आयात करना भी मुश्किल था। इसी में लिखो चंद्रशेखर सरकार को, बोर्ड पे लिखा हुआ है चंद्रशेखर, है ना। चंद्रशेखर सरकार को विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए, मतलब वो उधार जो हमने दूसरे देशों से ले रखा था, हमने अपना सोना किसके पास रख दिया था गिरवी, वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक तुम्हें मालूम है, देखो बैंकों का भी लेवल होता है। एक देश के अंदर छोटे छोटे बैंक कहलाते हैं कमर्शियल बैंक। पूरे देश का एक बड़ा बैंक जो सरकार का बैंक होता है वो होता है आरबीआई, मतलब हमारा। और वर्ल्ड बैंक मतलब पूरी दुनिया का बैंक, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के बैंकों को कंट्रोल और एक तरीके से कोरिलेट करता है, वर्ल्ड बैंक। तो हमने आरबीआई से, मतलब अपने बैंक से सोना निकालकर उसको गिरवी रखा और उसने बदले में हमें डॉलर दिया। फिर हमने भुगतान चुकाया दूसरे देशों का। जो भी उधार हमने लिया था ना दूसरे देशों से, वो उधार हमने तब चुकाया जब हमने सोना किसके पास गिरवी रख दिया था, वर्ल्ड बैंक के पास। चंद्रशेखर सरकार को विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए, विदेशी ऋण में बोर्ड पे लिख देता हूं, वैसे तो कई बार आ चुका है। विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए सोना भंडार विश्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा। सोना भंडार मतलब जितना भी गोल्ड रिजर्व था हमारा, भंडार का मतलब होता है रिजर्व, और सोने का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, गोल्ड, है ना। सोना भंडार विश्व बैंक के पास, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक के पास रखना पड़ा। ये पूरी दुनिया का एक ही बैंक होता है। विश्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा, विश्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा, मतलब इतनी बुरी हालत हो रही थी कि हमें कितनी मुश्किलों के बाद आगे चलाना काफी था।